दोस्तों नमस्कार। भारत के संविधान को लेकर हमेशा समाज में चर्चा होती है। आप चाहे लॉ स्टूडेंट्स हो या प्रैक्टिसिंग लॉयर हो, पत्रकार हो, समाज के बुद्धिजीवी हो, पॉलिटिशियन हो, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही काम करना पड़ता है। अब सवाल इस बात का है कि कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद, सब कुछ लिखा हुआ होने के बाद भी हमेशा संविधान को लेकर कंट्रोवर्सीज क्यों होती है? इस बात को समझना जरूरी है। क्या संविधान अलाउ करता है, क्या अलाउ नहीं करता है, और हमारे अधिकार क्या हैं? जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देश में जो एक जागरूकता होनी चाहिए, एक जागरूक नागरिक की जो जिम्मेवारी होती है, वो हम पूरी नहीं कर पाएंगे। आज के वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान क्या कहता है। और संविधान को शुरू करने से पहले हम इस पूरे संविधान की हम चर्चा करेंगे, अलग अलग प्रोविजंस की चर्चा करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, तो आपके ये वीडियोस बहुत काम के हो सकते हैं। ये पूरी सीरीज में आपके लिए बनाऊंगा। दूसरी तरफ आज हम ये चर्चा करेंगे कि प्रीएम्बल क्या है। आफ्टर ऑल, जब इतना बड़ा संविधान लिखा गया तो क्या सोच थी, उसके पीछे क्या नीयत थी लिखने वालों की, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तभी हम जो उन्होंने लिखा है उन चीजों को ढंग से समझ पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो सिंपल सी बात यह है कि भारत के जो संविधान का प्रीएम्बल है, जो शुरुआत है, क्या सोच से लिखा गया, ये चर्चा करना जरूरी है। तो जो प्रीएम्बल है वो दोस्तों, वो क्या बोलता है? द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट सेटिंग फॉर द ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस बात को आप समझिए कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मींस ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स। गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमें ये कहते हैं कि हमें ये संविधान क्यों बना रहे हैं और इस संविधान की रूपरेखा का आधार क्या होगा। जब तक हम इन दो चीजों को नहीं देखेंगे, तब तक जितने भी संविधान के आधारित कानून बनेंगे या रेगुलेशंस बनेंगे, हम उनकी ढंग से व्याख्या नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले प्रीएम्बल को समझना इसलिए जरूरी है। कहने को तो ये बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि इस पूरे संविधान की आत्मा है। और जितने बाकी कानून है देश में, वो संविधान में बाकी जो प्रोविजंस है उनको कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट या इंप्लीमेंट किया जाएगा, उस आधार पे बाकी कानून बनते हैं। और उन कानूनों के बाद जो ब्यूरोक्रेसी है वो रिलेटेड रेगुलेशंस बनाती है कि कैसे कार्रवाई होगी। तो पूरा एक ये स्ट्रक्चर है, नहीं तो देश कैसे चलेगा ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इट रिफ्लेक्ट्स द ideals and values on which the constitution is based. आफ्टर ऑल, हमने क्या सोच के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके पीछे कुछ ना कुछ तो सोच होगी। क्या हम संवैधानिक संस्था रखेंगे, मोनार्की होगी, डेमोक्रेसी होगी, किस तरह के हम अधिकार रखेंगे, फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए, राइट टू लाइफ जरूरी है नहीं है, सरकार के कितने अधिकार होंगे, जनता के अधिकार कितने होंगे, अगर जनता प्रताड़ित होगी तो क्या रास्ते होंगे, इन सब चीजों का इलाज जो है वो इस प्रीएम्बल में आता है। पहले हम चर्चा करेंगे कि प्रीएम्बल की लैंग्वेज क्या है, और फिर हम एक एक शब्द को, जो भी आपको यहाँ पे शब्द दिख रहे हैं, हम एक एक इन शब्दों की चर्चा करेंगे कि आफ्टर ऑल इसका पर्पस क्या है, इसका मतलब क्या है। द टेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल इज एज फॉलोज। वी द पीपल ऑफ इंडिया, कौन? हम लोग, here having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, इंडिया पहले क्या था? प्रिंसली स्टेट था, अलग अलग बटा हुआ था, अलग अलग राज्य रजवाड़े थे। अब हम क्या कर रहे हैं? हम मिला के वी कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 शब्द हैं, पांचों के अलग अलग मीनिंग है, पांचों पे आप एक एक किताब लिख सकते हैं। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, नो एक्सेप्शन। आपका कोई भी इकोनॉमिक स्टेटस हो, कोई भी जात हो, बिरादरी हो, धर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भारत के नागरिक हैं, यहां सिटीजन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इसको समझना होगा। सबके अधिकार, सबकी ड्यूटीज, सब कुछ बराबर है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, आपको न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आप ये नहीं कह सकते कि आप ये काम नहीं करेंगे, आप ये व्यापार नहीं कर सकते,
या ये स्टेटस आपके लिए नहीं है, या आप पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सबको न्याय सबके लिए बराबर है। लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, मतलब आपको स्वतंत्रता है अपने विचारों की। मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने मोदी का दिया है। कल को कोई ये मेरे को नहीं कह सकता कि आपने किस लिए आप वीडियो बना रहे हो। आपके यूट्यूब चैनल पे आप इतनी चीजें सरकार के बारे में क्रिटिसाइज करते हैं, किसने आपको राइट्स दिए? संविधान ने। इसीलिए मैं ये वीडियो बना पा रहा हूं। अगर मैं किसी और देश में होता जहां पे ये प्रोविजन नहीं होता तो शायद आप और हम बात नहीं कर रहे होते। एक्सप्रेशंस, मैं अपने विचार रख सकता हूं, मेरे अपने बिलीफ है, आप एग्री करें या डिसएग्री करें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बिलीफ है। मेरा फेथ है, मैं अपने फेथ को जैसे चाहूं अपना सकता हूं, बदल सकता हूं, ये मेरे ऊपर है, उसमें कोई तीसरा आदमी इंटरफियर नहीं कर सकता। और मेरी जो पूजा पद्धति है, जिस तरह से मैं जिसको भी आराधना करना चाहता हूं, जिसकी भी मैं पूजा करना चाहता हूं, जिसको भी मानता हूं, वो मेरा अधिकार है, आप मेरा वो अधिकार नहीं ले सकते। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। अब इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, अगर भारत सरकार ने कोई कानून बनाया कि ये काम कानूनी है और आप कर सकते हैं, तो मेरे पास भी उतना ही अधिकार है जितना किसी और के पास है, या वाइस वर्सा। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह का उस पर बैरियर नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि आप इस रिलीजन से हैं या इस स्टेट से हैं इसलिए आप ये नहीं कर सकते, ये उन्हीं राज्यों के लिए है या उनके लिए एक्सक्लूसिव है, अनलेस अदरवाइज उसका कोई और लीगल जस्टिफिकेशन। अदरवाइज संविधान सबको बराबर की आजादी देता है इस काम के लिए, और सबके लिए समान अवसर है, इसलिए आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब सबके लिए प्रमोट किया जाएगा। Fraternity securing the dignity of individuals and the unity and integrity of India. Fraternity मतलब भाईचारा, आप एक दूसरे के साथ भाईचारा रखेंगे। क्यों रखेंगे? देश की संप्रभुता, मतलब आप यूनिटी, एकता के लिए, और इंटीग्रिटी के लिए, ताकि देश के खिलाफ कुछ ना हो। देश की इंटीग्रिटी, अगर आप आतंकवादी हैं, क्या आप उससे भाईचारा रखेंगे? वो तो आपका देश तोड़ना चाह रहा है। इसीलिए आतंकवादी के साथ भाईचारा एक्सेप्टेबल नहीं है, क्रिमिनल्स के साथ भाईचारा एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं तो आप कहेंगे तो क्रिमिनल है तो क्या हुआ, मैं तो संविधान कहता है भाईचारा रखें, लेकिन सवाल यहाँ किस बात का है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, अगर वो किसी को तंग करता है, आपके उसके लिए भाईचारे की जरूरत नहीं है। यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री पे अगर सवाल उठता है तो वहां पे भाईचारा नहीं चलेगा, वहां तो कानून ही चलेगा और कानून का डंडा ही चलेगा। इस बात को हमें समझना होगा। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 49 डू हेयर बाई, हम 26 नवंबर 49 को हम लोगों ने ये अपने आप को संविधान दिया, और 2 महीने बाद 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को संविधान दिया था। एडॉप्ट, एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम उसको अपना रहे हैं, उसको एनेक्ट कर रहे हैं, मतलब आज से ये लागू होगा। गिव टू आवर सेल्फ, गिव टू आवर सेल्फ बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। गिव टू आवर सेल्फ का मतलब क्या है कि हम अपनी इच्छा से दे रहे हैं, हमारे पे कोई थोप नहीं रहा है। नहीं तो कल को आप ये सवाल करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आपने किसके कहने से लागू की, किसने आपको कहा था ये कॉन्स्टिट्यूशन आप लागू करें, सवाल ये उठ सकता है ना। लेकिन सवाल इस बात का है कि किसी ने नहीं कहा था। गिव टू आवर सेल्फ, हम खुद अपनी मर्जी से इस संविधान को अपना रहे हैं, ये हमारा कमिटमेंट है संविधान के लिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है इन बातों पे कुछ क्लैरिटी आपको आई होगी। थोड़ा और इसका डिटेल में विश्लेषण करते हैं। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं इसको समराइज करने का प्रयास करूं तो करीब 10 शब्दों पे आपको ध्यान देना चाहिए। सॉवरेनिटी की हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सोशलिज्म, जस्टिस और फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज तो आप कहेंगे कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज लिखते हैं और कहते हैं कि मैं अपने आप को ये दे रहा हूं, ये इनबिल्ट हो जाता है ना। आपने संविधान में लिखा और कहा कि ये आपकी ड्यूटीज होनी चाहिए, चाहे मैंडेटरी है या नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपने कहा कि ये संविधान मैं खुद अपने ऊपर लागू कर रहा हूं, तो इसका मतलब ड्यूटीज भी तो लागू हो गई। इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटीज लिखा हो या ना लिखा हो, ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है संविधान के हिसाब से।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, अब हम इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल और लीगल मीनिंग को समझने का प्रयास करते हैं। The preamble outlines the following key values. The preamble outlines the following key values, which is sovereign India is an independent and self-governing country. Independent and self-governing country. हम किसी के अधीन नहीं है, कोई गुलाम नहीं है, कोई हमारे ऊपर थोप नहीं सकता। हम अपने संविधान के हिसाब से अपनी सरकारें खुद चुनते हैं। ये है हमारा इंडिपेंडेंस। सेल्फ गवर्निंग कंट्री, हम किसी और कंट्री के कानून हमारे पे थोपे नहीं जा सकते। अगर हम यूएन का भी काम करते हैं, हम इंटरनेशनल फोरम का हिस्सा भी हैं, तो अगर वहां पे कोई रेजोल्यूशन पास होता है जिसमें भारत सरकार सिग्नेटरी है, उसको आपको भारत में अगर अडॉप्ट करना है तो उसके लिए आपको संसद में रेजोल्यूशन पास करना होगा या उससे संबंधित कानून बनाना होगा। जब तक आप वो नहीं करते, फॉर्मली आप उसको अडॉप्ट नहीं करते, तब तक वो आपके देश पे लागू नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं जिसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। दुनिया मानती है, हम नहीं मानते। और ऐसी बहुत सारी ट्रीटीज हैं जिनको हम मानते हैं, दुनिया के बाकी देश नहीं मानते। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इसीलिए हम अगर अपने देश को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, दूसरों के दबाव पे नहीं रखना चाहते, तो सॉवरेनिटी का सबसे पहला सवाल आता है आत्मनिर्भर भारत। नहीं तो अगर हमारे यहाँ पे मान लीजिए खाद्य सुरक्षा नहीं है, डिफेंस सिक्योरिटी नहीं, हम किसी और के आगे हाथ फैलाते हैं कि हमें खाने को दे दो, क्योंकि हम खाने को दे देंगे लेकिन आप पहले 4 कानून बदलो। उस स्थिति में आप क्या करोगे? आपको बदलने पड़ेंगे। क्या आप सोवरेन रहे? क्या आप स्वतंत्र रहे? सवाल इस बात को आता है। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है सोशलिस्ट। इट एम्स टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सिर्फ जब हम सोशलिस्ट की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, लेकिन यहां पे हमने कहा सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सबको समाज में और आर्थिक स्थिति में बराबरी का हक मिलेगा। हम किसी के पक्षपात नहीं कर सकते, किसी के स्टेटस को देख के, कास्ट को देख के, रिलीजन को देख के या इकोनॉमिक स्टेटस को देख के, शहर या गांव को देखकर हम उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। ये सोशल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसीलिए हम सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी देंगे। सेक्युलर इंडिया डज नॉट हैव ए स्टेट रिलीजन एंड ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली। इतने सारे धर्म भारत में हुए, 80% से ज्यादा हमारी आबादी हिंदुओं की है, उसके बाद भी हम हिंदू राष्ट्र नहीं। इस पे विवाद हो सकता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि हमने क्या कहा? हमने कहा भारत एक ऐसा देश है जहां पे सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो। बाकी धर्म भारत का सम्मान करते हैं या नहीं, ये अलग विवाद का मुद्दा है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर सभी धर्म बराबर हैं, इसका मतलब ये संविधान सब पे लागू होता है। जो लोग नहीं मानते संविधान को, या वो कहते हैं हमारा धर्म अलग है, हम संविधान से ऊपर है, उस स्थिति में क्या होगा, इस बात को भी समझना होगा। लेकिन अगर वो हिंदुस्तान में रहता है और अपने धर्म के हिसाब से चलता है और संविधान के हिसाब से नहीं चलता है, तो सवाल इस बात का होता है कि क्या कानून उस पर कार्रवाई करेगा। ऐसे बहुत सारे विवादित मुद्दे आज की तारीख में समाज में हैं, चाहे हमने 3 तलाक की बात करी हो, नकाब की बात करी हो, और बहुत सारे मुद्दे हों। कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि हिंदुस्तान में एक अलग सोच है। फिर हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंश्योरिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। हमारे यहाँ राजशाही नहीं है। हमारा देश कौन चलाएगा ये कौन तय करता है? देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, और यहां तक कि देश का राष्ट्रपति कौन होगा। इनडायरेक्टली देखें तो राष्ट्रपति भी देश की जनता ही तय करती है, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसका वोट करते हैं राष्ट्रपति महोदय के लिए, लेकिन वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो जनता ने भेजे। प्रधानमंत्री का चुनाव भी पहले हम एमपी चुनते हैं, फिर एमपी आपस में तय करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। कहने का मतलब ये है कि कुल मिला के जनता डिसाइड करती है कि संसद में कौन जाएगा, विधानसभा में कौन जाएगा, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो प्रधानमंत्री किसको चाहते हैं, और सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो राष्ट्रपति किसको चाहते हैं। ये है डेमोक्रेटिक सेटअप। फिर हम बात कर रहे हैं रिपब्लिक को लेकर। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट ए मोनार्क। जैसा हमने बात करी डेमोक्रेटिक, अब रिपब्लिक और मोनार्की में फर्क क्या है कि प्रधानमंत्री हमने चुन लिया, देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति इज हेड ऑफ द स्टेट। जो सरकार है वो राष्ट्रपति के आदेश पे चलती है। प्रधानमंत्री के पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेकिन वो संविधान का मुखिया नहीं है, वो हेड ऑफ स्टेट नहीं है। इस बात को समझना होगा। तो जब भी आप देखेंगे सरकारी ऑर्डर, उसमें लिखा होता है
एज पर द डायरेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, या कहीं ना कहीं राष्ट्रपति महोदय की बात होती है। सरकार उनके अधीन चलती है। इसीलिए राष्ट्रपति महोदय जब अपने 15 अगस्त 26 जनवरी का उद्घोषण करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? मेरी सरकार। वो नहीं बोलते हैं कि प्रधानमंत्री की सरकार, बोलते हैं मेरी सरकार ने ये काम किया। तो प्रधानमंत्री भी अगर है, कल को चाहे तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को डिसमिस कर सकते हैं। उसका एक अलग प्रोसेस है, उसको जब हम उस मुद्दे पे चर्चा करेंगे तब वहां आएंगे। लेकिन हिंदुस्तान में जो रिपब्लिक है वो इसलिए है क्योंकि जो राष्ट्रपति महोदय है वो भी जनता के माध्यम से ही चुना जाता है। इसीलिए हर 5 साल बाद दोबारा चुनाव होते हैं और बदला जाता है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, अब ये 4 वर्ड है जो ऑपरेटिंग वर्ड है। मतलब न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता होगी, सबको बराबर का अधिकार होगा, सब भाईचारे से रहेंगे। द प्रीएम्बल एम्फेसाइज दिस प्रिंसिपल एज द फाउंडेशन ऑफ जस्ट एंड इक्वल सोसाइटी। ये हमारा अधिकार है। ऐसा ही समाज हमको चाहिए जहां सबको न्याय मिले, सब बराबर की खुशी से रहें, सब एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार रखें। ये एक्सपेक्टेशन है। होता है या नहीं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या है वो अलग बात है, लेकिन संविधान कहता है कि ये सब जरूरी है। तो संविधान का प्रीएम्बल छोटी बात नहीं है, 4 लाइनों या 6 लाइनों की बात नहीं है। बात यह है कि इसके पीछे भावना क्या है, नीयत क्या है। जब आप इस प्रीएम्बल को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो सवाल अब यह आता है कि जब आप बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे या बाकी कानूनों को पढ़ेंगे तो बार बार इस बात को रिफ्लेक्ट करना होगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो फंडामेंटल थॉट है क्या उसको रिफ्लेक्ट करता है या उसमें डेविएशन है। अगर उसमें डेविएशन आता है तो वो चीजें फिर कोर्ट में चैलेंज की जाती है कि देखिए ये कानून इस तरह की व्यवधान डाल रहा है या ये भारत की जो सोच है उसके अलग जा रहा है, और फिर कोर्ट उस पर एनालिसिस करके व्याख्या देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस बात को हमें समझना होगा। तो दोस्तों, अगर प्रीएम्बल से संबंधित कोई और सवाल आपके हों तो जरूर लिखें। मैं ये भी आपके सामने एक वीडियो बनाऊंगा कि प्रीएम्बल को लेके कौन कौन से विवाद है। क्या सारे लोग इस प्रीएम्बल को मानते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, डेमोक्रेसी है, हर एक के विचार अलग है। तो क्या कंट्रोवर्सीज हैं, इस पे भी हम अगला वीडियो बनाएंगे ताकि आपको पूरी तरह से प्रीएम्बल और प्रीएम्बल से संबंधित विवादों तक पूरी जानकारी मिल जाए। आपके कोई सवाल हो जरूर लिखिए, और किस तरह के कानूनों पे आप जानकारी चाहते हैं उनको लिखिए, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। धीरे धीरे करके हम सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर कहीं आपकी प्रायोरिटी है, चाहे आपके एग्जाम्स हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी प्रैक्टिस हो, जो भी हो, आप बताइए, हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर आगे और वीडियो बनाएं। इस चैनल को देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में ताकि सब तक ये बात पहुंच सके। फिर मुलाकात होगी इसी क्रम में अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।